हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का ज्योग्राफी से अध्याय 2 वन संसाधन और वन्य जीव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो स्पेशल सीटेट क्लास 6 to 10 के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4.0 जिनका सब्जेक्ट भूगोल है उनके लिए भी स्पेशल हो सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, भारत में मगरमच्छ की निम्न में से किस प्रजाति को कानूनी रूप से संरक्षित किया गया है। बताना है, भारत में मगरमच्छ की निम्न में से किस प्रजाति को कानूनी रूप से संरक्षित किया गया है। ताज़ा पानी का मगरमच्छ, या फिर खारे पानी का मगरमच्छ, या फिर घड़ियाल, या फिर उपर्युक्त में से सभी। इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से सभी। चाहे ताज़ा पानी का मगरमच्छ हो, खारे पानी का मगरमच्छ हो या घड़ियाल हो, इन तीनों को कानूनी रूप से संरक्षित किया गया है। मगरमच्छ और घड़ियाल में कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। आप देखेंगे तो ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, थोड़ा सा इसका जो मुंह देखेंगे थोड़ा सा लंबा टाइप का होता है, जो कि ये घड़ियाल है। जबकि मगरमच्छ का कुछ इस तरीके से होता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका खारे पानी का मगरमच्छ है, जबकि ये घड़ियाल है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने विशिष्ट जानवरों की रक्षा के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की है, जिसमें बाघ, एक सींग वाला गैंडे, कश्मीरी हिरन या हंगूल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, ताजे पानी के मगरमच्छ और खारे पानी के मगरमच्छ और घड़ियाल शामिल हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित पर विचार करें। यहाँ दिया हुआ चीता, पर्वतीय बटेर, गुलाबी सिर वाली बतख, चित्तीदार वन उल्लू, उपर्युक्त में से कौन सी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे दिए गए सभी ऑप्शन सही हैं। उपर्युक्त में से सभी यहाँ पे विलुप्त प्रजाति के कगार पर देखेंगे कि विलुप्त होने के कगार पर हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये जो आपका है ना, ये गुलाबी सिर वाली बतख है, जो कि देखने में बहुत ही आकर्षक होता है। साथ ही साथ ये है पर्वतीय बटेर। ठीक है, तो ये भी देखने में बहुत ही मनमोहक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे दिए गए चारों ऑप्शंस ऐसे प्रजाति हैं जो बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे ध्यान रखना है कि कुछ अनुमान बताते हैं कि भारत के कम से कम 10% जंगली वनस्पतियों और 20% स्तनधारी खतरे की सूची में है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, चीता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, उपलब्ध आवास में गिरावट और शिकार के कारण एशियाई चीता लगभग विलुप्त हो गया है, जो कि कथन यहाँ पे बिल्कुल क्या है, सही है। बी ऑप्शन है, इस प्रजाति को 1952 में भारत में विलुप्त घोषित किया गया था, ये भी कथन बिल्कुल सही है। सी में दिया है कि इसमें नाक के प्रत्येक तरफ आंखों के कोने से लेकर मुंह तक लंबी आंसू की बूंदों की तरह रेखाएं होती हैं, ये भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से सभी। लोग अक्सर यहाँ पे भूल करते हैं कि तेंदुआ कौन है और कौन है चीता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये ब्लैक कलर का जो इस तरीके से निकला होता है ना, आंखों के से लेकर के मुंह तक जो होता है, ठीक है, तो इस तरीके के जो निशान बने होते हैं, इसे लगता है कि रो रहा है, तो उस तरीके के जो निशान बने होते हैं वो समझना है कि वो चीता है। और जिसमें इस तरह की रेखाएँ नहीं होती वो एक हमारा है तेंदुआ। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंस कर पाएंगे। दोनों में बिल्कुल देखने में सेम लगता है, बस फर्क इतना ही होता है, इसमें ब्लैक कलर का रेखाएँ बनी होती हैं, जबकि तेंदुआ में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला भूमि स्तनपायी चीता बिल्ली परिवार का एक अनूठा और विशिष्ट सदस्य है। यह 112 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। चीते को अक्सर तेंदुआ समझने में गलती हो जाती है। इसके अलग अलग निशान नाक के हर तरफ से आंखों के कोने से मुंह तक लंबी आंसू की बूंद के आकार की रेखाएं होती हैं। 20वीं शताब्दी से पहले चीता पूरे अफ्रीका और एशिया व्यापक रूप से पाया जाता था। ठीक है, यानी कि एशिया में व्यापक रूप से पाया जाता था। आज उपलब्ध निवास स्थान, गिरावट और शिकार के कारण एशियाई चीता लगभग विलुप्त हो गया है। 1952 में भारत ने होना चाहिए था यहाँ पे, इस प्रजाति को विलुप्त घोषित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है काला हिरन, दूसरा है मगरमच्छ, तीसरा है भारतीय जंगली गधा, चौथा है भारतीय गैंडा, पाँचवा है शेर पूंछ वाला मकाऊ। बताना है कि उपर्युक्त में से किस प्रजाति को लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी, चाहे काला हिरन हो, मगरमच्छ हो, भारतीय जंगली गधा हो, भारतीय गैंडा हो, शेर पूंछ वाला मकाऊ, जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये यही है शेर पूंछ वाला मकाऊ। ठीक है, तो ये सभी प्रजातियाँ जो हैं ये लुप्त प्राय प्रजातियों में इसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक, तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, और ये है काला हिरन। ठीक है, ब्लैक जो हिरन है ना, यही है। ठीक है, और इसी को लेकर के अभी फिलहाल एक विवाद चल रहा है। ठीक है, जो काफ़ी अभी ये प्रचलित चल रहा है, लॉरेंस बिश्नोई वगैरह का जो है जो केस है, देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसी से कनेक्टेड है कुछ, जो कि सलमान खान ने काला हिरन के केस में जो फंसे थे वो। ठीक है, तो उनको लेकर के भी थोड़ा सा डिटेल सर्च करेंगे कि ये ब्लैक हिरन जो है, काला हिरन जो है, इसके बारे में क्वेश्चन जरूर निश्चित तौर पर बनेंगे, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, बताना है कि कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। पहला है अति संवेदनशील प्रजाति, जिसमें नीली भेड़, एशियाई हाथी, गांगे डॉल्फिन। दूसरा में दिया है दुर्लभ प्रजातियों में हिमालयी भूरे भालू, जंगली एशियाई भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी। तीसरा में दिया है देशज प्रजाति में निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल प्रदेश का मिथुन। बताना है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सभी का सभी देखेंगे बिल्कुल सही सुमेलित किया हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अति संवेदनशील प्रजाति में नीली भेड़ आता है, एशियाई हाथी आता है और गांगे डॉल्फिन आता है। वहीं दुर्लभ प्रजाति में हिमालयी भूरे भालू, जंगली एशियाई भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी आता है। वहीं देशज प्रजाति में निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल प्रदेश का एक मिथुन है वो आता है। ठीक, तो इसमें यहाँ पे कोई भी गलत सुमेलित नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है बुक्सा टाइगर रिजर्व में चल रहे डोलोमाइट खनन से गंभीर खतरा है या स्थित है। बताना है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व में चल रहे डोलोमाइट खनन से गंभीर खतरा है या स्थित है। कहाँ स्थित है ये? पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या फिर मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व को डोलोमाइट के चल रहे खनन से गंभीर रूप से खतरा है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवास को तहस नहस किया है और बृहत भारतीय हाथी सहित कई अन्य जीवों के प्रवास मार्ग को क्या किया, ये अवरुद्ध कर दिया है, बंद कर दिया है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए। चलिए सवाल है, बताना है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है असत्य है, गलत बताना है। चलिए पहला कथन है निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर दुर्लभ प्रजातियों के उदाहरण है, जो कि गलत है। ध्यान रखना है निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर ये दुर्लभ प्रजाति नहीं, ये स्थानिक प्रजाति के उदाहरण हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का मिथुन भी आपका ये स्थानिक प्रजाति में आएगा। ठीक है, बी कह रहा है कि वे प्रजातियां जिनकी जनसंख्या का स्तर में गिरावट आई है, जहां से यह लुप्त प्राय श्रेणी में जाने की संभावना है, अति संवेदनशील प्रजातियां कहलाती हैं। बिल्कुल सही है। वे प्रजातियां जो कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिन्हें आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं से अलग किया जाता है, वे स्थानिक प्रजातियां कहलाती हैं। बिल्कुल सही है, जो कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे स्थानिक प्रजाति कहा जाता है। बिल्कुल कथन सही है। आगे कह रहा है कि दुर्लभ प्रजाति के बारे में कह रहा है कि छोटी आबादी वाली प्रजातियां लुप्तप्राय या कमजोर श्रेणी में आ सकती हैं यदि उन पर प्रभाव डालने वाले नकारात्मक कारक प्रभावी रहे। अगर नेगेटिव इफेक्ट अगर उस पर पड़ता रहे तो वो जो दुर्लभ प्रजाति है ना, उसमें जो दुर्लभ प्रजाति मतलब कह सकते हैं कि मतलब समझिएगा कि जो दुर्लभ प्रजाति है वो लुप्तप्राय या कमज़ोर श्रेणी में आ सकती हैं अगर उस पर हम नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं या फिर हम उस पर प्रभाव ऐसा पड़े जो कि नकारात्मक हो, तो ये दुर्लभ प्रजाति में जो दुर्लभ प्रजाति वो लुप्तप्राय या कमज़ोर श्रेणी में आ सकती हैं। जैसे कि यह उदाहरण दिया हुआ है हिमालय भूरा भालू, जंगली सही भैंस, हॉर्नबिल और रेगिस्तानी जो लोमड़ी है वो। ठीक है, ये सभी देखेंगे कि दुर्लभ प्रजाति श्रेणी में है, लेकिन अगर इस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़े तो ये लुप्तप्राय या कमजोर श्रेणी में आ सकते हैं, ये याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है विलुप्त प्रजातियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब बताना है कि विलुप्त प्रजातियों के बारे में बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है,
पहला कह रहा है कि वे ज्ञात या संभावित क्षेत्रों में खोज के बाद भी नहीं पाए जाते हैं जहाँ वे हो सकते हैं। विलुप्त प्रजाति के बारे में कह रहा है कि वे ज्ञात या संभावित क्षेत्र में खोजने के बाद भी नहीं पाए जाते हैं या नहीं पाए जा सकते जहाँ वे हो सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में एक प्रजाति रहता है, स्थानिक प्रजाति मिथुन। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस जगह पर हम गए खोजने के लिए, यहाँ पर मिला ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका स्थान यहीं पे है। हम जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के एरिया में मिथुन नाम का एक प्रजाति मिलता है, जानवर है जो कि मिलता है। ठीक है, तो वो अब मिल ही नहीं रहा है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि वो विलुप्त प्रजाति में उसको हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, रख सकते हैं। फिर कह रहा है कि एक प्रजाति एक स्थानिक क्षेत्र, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से विलुप्त हो सकती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि हॉर्नबिल विलुप्त प्रजातियों का एक उदाहरण है। बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 यहाँ पे बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहला कथन सही है कि वे ज्ञात या संभावित क्षेत्रों में खोजने के बाद भी अगर नहीं पाए जाते तो वे विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। सेकेंड भी सही है कि एक प्रजाति एक स्थानीय क्षेत्र से, देश से, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से विलुप्त हो सकती हैं। ये भी कथन सही है, लेकिन हॉर्नबिल विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, देखते होंगे कि नागालैंड में विलुप्त हॉर्नबिल एक फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कथन गलत है, यहाँ पे ये विलुप्त प्रजाति नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी यहाँ पे डिटेल्स पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय वनों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। सेकेंड कह रहा है कि वन संसाधनों की कमी के प्रमुख कारणों में से एक कृषि विस्तार का जारी रहना है। तीसरा कथन है कि भारत के आदिवासी इलाकों में वनों को बचाने के लिए स्थानांतरित खेती ने मदद की। बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो ध्यान रखिएगा, पहला कथन तो सही है कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय वनों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ था, ये कथन बिल्कुल सही है। वहीं दूसरा कथन कह रहा है कि वन संसाधनों की कमी के प्रमुख कारणों में से एक कृषि विस्तार का जारी रहना है, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है कि भारत के आदिवासी इलाकों में वनों को बचाने के लिए स्थानांतरित खेती ने मदद की, जो कि कथन बिल्कुल क्या है, गलत है। तो यहाँ पे पहला दूसरा कथन सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। रेलवे, कृषि, वाणिज्यिक और वैज्ञानिक वानिकी तथा खनन गतिविधियों के विस्तार के कारण औपनिवेशिक काल में भारतीय वनों का सबसे अधिक नुकसान हुआ। आज़ादी के बाद भी वन संसाधनों की कमी के प्रमुख कारणों में से एक है कृषि विस्तार। जनजातीय क्षेत्रों, विशेष रूप से उत्तरी पूर्वी और मध्य भारत में झूम खेती एक प्रकार की काट और दाह द्वारा कृषि क्षेत्र को स्थानांतरित करके किया जाता है, जो द्वारा वन उन्मूलन और निम्नीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि भारत के आदिवासी इलाकों में वनों को बचाने के लिए, है ना, भारत के वनों को बचाने के लिए स्थानांतरित खेती में ने मदद की, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा कथन क्या होगा, गलत होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि संवर्धन वृक्षारोपण के तहत एक एकल व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजाति को बड़े पैमाने पर लगाया जाता है और अन्य प्रजाति को समाप्त कर दिया जाता है। पहला पॉइंट फिर से सुनिएगा। संवर्धन वृक्षारोपण के तहत एक एकल व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजाति को बड़े पैमाने पर लगाया जाता है और अन्य प्रजातियों को समाप्त कर दिया जाता है। बी ऑप्शन है, अर्थात सेकंड ऑप्शन है कि टीक के एकल वृक्ष कृषि ने हिमालय के जंगलों को नुकसान पहुंचाया है। तीसरा कथन है, हिमालय में चीड़ और देवदार के बागानों ने हिमालयी ओक का स्थान ले लिया है। हिमालय में चीड़ और देवदार के बागानों ने हिमालयी ओक का स्थान ले लिया है। बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, 1 और 3। ठीक है, पहला कथन और तीसरा कथन सही है कि संवर्धन वृक्षारोपण के तहत एक एकल व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजाति को बड़े पैमाने पर लगाया जाता है और अन्य प्रजातियों को समाप्त कर दिया जाता है। वहीं बी ऑप्शन गलत दिख रहा है कि टीक के एकल कृषि ने हिमालय के जंगलों को नुकसान पहुंचाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा कथन सही है कि हिमालय में चीड़ और देवदार के बागानों ने हिमालयी ओक का स्थान ले लिया है। ये कथन बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी बुक जब देखेंगे तो एकदम जिस तरह से लाइन लिखा गया बिल्कुल वह वहाँ भी सेम देखने को मिलेगा।
अर्थात पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बाकी वीडियो को पॉज करके इसको आप पढ़ लीजिएगा व्याख्या। अगला सवाल लेते हैं हम लोग। सवाल है, हिमालयन एव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिमालयन एव के बारे में बताना है कि यहाँ पे कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि यह सिक्किम के विभिन्न भागों में पाए जाने वाला एक औषधीय पौधा है। सेकेंड है, इस पेड़ की छाल, कांटों, टहनियाँ और जड़ों से टैक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक निकाला जाता है। थर्ड ऑप्शन है, इसका उपयोग कुछ प्रकार कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बताना है यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो पहला कथन छोड़ करके, ठीक है, पहला कथन को छोड़ करके बाकी दूसरा तीसरा कथन सही है। पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि ये सिक्किम में नहीं, ये कहाँ पाया जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, तो यह अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में पाए जाने वाला एक औषधीय पौधा है। ठीक है, और ये इस पेड़ की छाल, कांटों और टहनियों और जड़ों से टैक्सोल नामक रासायनिक यौगिक निकाला जाता है और इसका उपयोग कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। तो दूसरा तीसरा कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 और 3 सही है, पहला गलत है। ठीक है, देखेंगे ये जो पेड़ देख रहा है ये हिमालयन एव है। ठीक है, कुछ इसी तरह का पौधा होता है इसका। ठीक है, जो कि कैंसर के इलाज में बहुत ही मददगार साबित होता है। यहाँ पे देख सकते हैं हिमालयन एव एक औषधीय पौधा है जो कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। इस पेड़ की छाल, कांटों, टहनियों और जड़ों से टैक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक निकाला जाता है जिसे कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। यह दवा अब दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला कैंसर रोधी दवा है। अत्यधिक उपयोग के कारण यह प्रजाति बहुत खतरे में है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हजारों एव पौधे यहाँ पे सूख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे सूख होना चाहिए था कि बहुत सारे हजारों पौधे से जो कि सूख चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है, पर्यावास विनाश, अवैध शिकार, अत्यधिक उपयोग, अति जनसंख्या, जंगल की आग। बताना है कि भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए उपयुक्त में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो यहाँ पे देखेंगे कि चाहे पर्यावरण विनाश हो, ठीक है, यानी कि पर्यावास यानी कि पर्यावरण में रहने वाले जिसका भी जो आवास है उसको कहते हैं विनाश कर रहे हैं। अवैध शिकार करना हो, चाहे अत्यधिक उपयोग करना हो, अति जनसंख्या यानी जनसंख्या की वृद्धि होना हो, जंगल में आग लगना हो, ये सभी देखेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है ना, उसमें गिरावट देखने को मिला है। इस सभी जिम्मेदार हैं। तो पाँचों का पाँचों देखेंगे ये कि प्रमुख रूप से जैव विविधता के कारक हैं, मतलब कि जैव विविधता में गिरावट के कारक हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे व्याख्या में कि आवास विनाश, शिकार, अवैध शिकार, अति उपयोग, पर्यावरण प्रदूषण, विषाक्तता और जंगल की आग वे कारक हैं जिसके कारण भारत की जैव विविधता में गिरावट आई है। पर्यावरण विनाश के अन्य महत्वपूर्ण कारण है असमान पहुँच, संसाधनों की असमान खपत और पर्यावरणीय भलाई के लिए जिम्मेदारी का अंतर साझा करना। तीसरी, दुनिया के देशों में अधिक आबादी को अक्सर पर्यावरणीय गिरावट का कारण बताया जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। यह शिकार पर प्रतिबंध लगाकर, आवासों को कानूनी संरक्षण देकर और वन्यजीव के व्यापार को प्रतिबंधित करके कुछ लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करता है। बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो पहला कथन दिया है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ही पास किया गया था। सेकंड कथन है कि यह शिकार पर प्रतिबंध लगाकर, आवासों को कानूनी संरक्षण देकर और वन्यजीवों के व्यापार को प्रतिबंधित करके कुछ लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करता है। तो ये भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 और 2 यहाँ पे दोनों सही है। ठीक है, बाकी व्याख्या देख लीजिएगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है हिम तेंदुआ, दूसरा है एक सींग वाला गैंडा, तीसरा है कश्मीरी हिरन, चौथा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पांचवा है काला हिरन। ठीक है, बताना है कि उपर्युक्त जानवरों में से किसको भारत में कानूनी संरक्षण दिया गया है।
तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि चाहे यहाँ पे हिम तेंदुआ हो, एक सींग वाला गैंडा हो, कश्मीरी हिरन हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, काला हिरन हो, ये सभी को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक, बाकी व्याख्या देख लीजिएगा। जैसे कि केंद्र सरकार ने विशिष्ट जानवरों की सुरक्षा के लिए कई परियोजनाओं की भी घोषणा की है जिन पर गंभीर रूप से खतरा था, जिसे बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन या हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, ताजे पानी के मगरमच्छ, खारे पानी का मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई सिंह और अन्य। हाल ही में भारतीय हाथी, काला हिरन जिसे चिंकारा भी कहते हैं, महान भारतीय बस्टर्ड से गोंडवान और हिम तेंदुआ आदि के को पूरे भारत में शिकार और व्यापार के खिलाफ पूर्ण या आंशिक कानूनी संरक्षण दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं और ये आखिरी सवाल है। सवाल है निम्नलिखित पर विचार करें। इधर बाघ अभ्यारण्य दिया है, इधर राज्य दिया हुआ है। बताना है कि कौन सा सही ढंग से मेल यहाँ पे खाता है। ठीक है, तो पहला है दिया है कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में, बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है? नहीं, ये राजस्थान में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। वहीं बात करें सरिस्का के बारे में, तो सरिस्का कहाँ पे है? तो ध्यान रखना है सरिस्का आपका कहाँ पे है? ये राजस्थान में है, ये राजस्थान में है। वहीं बात करें पेरियार बाघ अभ्यारण्य के बारे में, तो ये केरल में है, बिल्कुल कथन सही है। तो 1, 2 और 5, 1, 2, 5 सही है, अर्थात कथन ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, 1, 2, 5 यहाँ पे सही है। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखिएगा। जैसे उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, असम में मानस टाइगर रिजर्व और केरल में पेरियार टाइगर अवस्थित है। ध्यान रखना है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे जो कि हमने एक में ही इंक्लूड किया है। चाहते तो अलग अलग भी क्वेश्चन बना सकते थे, बट मुझे लगता है कि जितना कम समय में अधिक से अधिक हम सीख सकें, क्योंकि समय बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, टाइम इज मनी होता है। ठीक है, तो ये था 16 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ जो कि सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप यहाँ से पढ़ते रहिए। मेरी गारंटी है कि ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, उसी गारंटी मेरी है। ठीक है, बाकी आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, वहाँ से ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर इन सब कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है, अगर इनका PDF फाइल चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको हम PDF फाइल प्रोवाइड कर देंगे। बस आपको हम एक लिंक देंगे, उस पर क्लिक करना है और वहाँ से PDF को सीधे क्लिक करके डाउनलोड करना है। ठीक है, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, और नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप बस पढ़ते रहिए। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर किया कीजिए वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, बाकी फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।